नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो में मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और जरूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूले, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सके। शेयर बाजार में आज जोरदार रफ्तार देखने को मिली। सेंसेक्स 320 अंक चढ़कर 83,014 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 93 अंक ऊपर जाकर 25,424 पर टिक गया। बैंक निफ्टी 55,727 के स्तर पर पहुंचा और मिड कैप इंडेक्स भी 225 अंक की बढ़त दिखाने में कामयाब रहा। मार्केट को नीचे 25,280 और 25,200 पर मजबूत सपोर्ट है, जबकि ऊपर 25,400 से 25,500 का जोन फिलहाल बड़ी बाधा साबित हो रहा है। आज की तेजी का बड़ा सहारा फार्मा और आईटी शेयर रहे। सन फार्मा 2% चढ़ा और ग्लेनमार्क फार्मा में भी बढ़िया उछाल आया, क्योंकि कंपनी की कैंसर दवा पर पॉजिटिव नतीजे मिले। बायोकॉन 4% उछला, लेकिन कोहैंस लाइफ 6% गिर गया, क्योंकि यूएस एफडीए ने नेगेटिव रिपोर्ट दी। आईटी सेक्टर करीब 1% चढ़ा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर कटौती से टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग कंपनियों का आउटलुक और बेहतर माना जा रहा है। स्टॉक्स की बात करें तो पूनावाला फिनकॉर्प में जबरदस्त तेजी रही और शेयर 13% चढ़ गया, क्योंकि प्रमोटर ने कंपनी में पैसा डाला। HFCL 3% ऊपर गया, क्योंकि ये F&O बैन से बाहर आ गया। HDFC लाइफ में भी 2% से ज्यादा की मजबूती दिखी। पेज इंडस्ट्रीज पर दबाव रहा और ये 2% टूटा, क्योंकि HSBC ने इस स्टॉक पर रिड्यूस रेटिंग बरकरार रखी। वहीं IRM एनर्जी लगातार चौथे दिन चढ़ा और कुल 34% की तेजी दे चुका है। अर्बन कंपनी भी 2% ऊपर बंद हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि आईटी और फार्मा सेक्टर बाजार की मजबूती को शॉर्ट टर्म में बनाए रख सकते हैं। हालांकि मुनाफा वसूली और विदेशी निवेशकों के फ्लो जैसे फैक्टर बीच बीच में दबाव बना सकते हैं। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 0.25% की दर कटौती की है। चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि लेबर मार्केट कमजोर हो रहा है, इसी वजह से ये कदम उठाया गया। फेड ने इस साल 2 और कटौती का संकेत दिया, लेकिन आगे 2026 और 2027 में सिर्फ एक ही कटौती का इशारा दिया है, जिससे बाजार थोड़ा निराश हुआ। सबसे अहम बात ये रही कि पावेल ने इशारा दिया कि साल खत्म होने से पहले और भी रेट कट हो सकते हैं। अगली 2 मीटिंग अक्टूबर और दिसंबर में है, तो अब उन पर सबकी निगाहें रहेंगी। उन्होंने साफ कहा कि आगे का फैसला नए आर्थिक आंकड़ों पर निर्भर करेगा, खासकर रोजगार के आंकड़े और महंगाई के लेवल पर फेड की नजर बनी रहेगी। इस खबर से अमेरिकी मार्केट में तेज उथल-पुथल देखने को मिली। कभी 400-500 पॉइंट की तेजी तो कभी अचानक गिरावट, लेकिन आखिर में बाजार हरे निशान में बंद हुआ। भारतीय बाजार की बात करें तो यहां भी अच्छी ओपनिंग के बाद हलचल दिखी, लेकिन ओवरऑल माहौल पॉजिटिव ही रहा। निफ्टी का हाल का हाई 26,277 है और अब वो इससे ज्यादा दूर नहीं है। रेट कट से इक्विटी मार्केट को फायदा होता है, क्योंकि लोग पैसा सुरक्षित जगह जैसे एफडी से निकालकर शेयरों में लगाना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से गोल्ड जैसी सेफ इन्वेस्टमेंट थोड़ी दबाव में आ गई है। अगर आने वाले महीनों में और रेट कट हुए तो इक्विटी और मजबूत होगी, लेकिन गोल्ड और बॉन्ड मार्केट पर इसका उल्टा असर पड़ सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए भी रेट कट एक बड़ा आकर्षण है। जब अमेरिका में रेट कट होता है तो पैसा अक्सर उभरते बाजारों जैसे इंडिया, ब्राजील, ताइवान और कोरिया में आता है। भारत में फिलहाल थोड़ा दबाव है, क्योंकि ग्लोबल माहौल अनिश्चित बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज और ट्रेड वॉर जैसी चीजें निवेशकों के भरोसे को प्रभावित करती हैं। लेकिन अगर ट्रेड टॉक सफल हो जाती हैं और अनिश्चितता कम होती है तो भारतीय बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। साथ ही आरबीआई पर भी अब दबाव है कि वो ब्याज दर घटाए। अगर ऐसा हुआ तो घरेलू निवेशक भी और ज्यादा पैसा शेयर मार्केट में डालेंगे। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और संस्थागत निवेशक पहले से ही लगातार पैसा डाल रहे हैं, जिससे बाजार संभला हुआ है। अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स भी लौट आए तो मार्केट नई ऊंचाइयां छू सकता है। बैंकिंग शेयरों की रैली ने नया रिकॉर्ड बनाया है। निफ्टी बैंक इंडेक्स लगातार 12वें दिन चढ़ा है, जो 2017 के बाद पहली बार हुआ है। इस रैली में एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे प्राइवेट दिग्गजों ने बड़ा योगदान दिया। बैंकिंग सेक्टर की ये मजबूती दिखाती है कि निवेशकों का भरोसा शॉर्ट टर्म ट्रेडर से लेकर लॉन्ग टर्म निवेशकों तक सभी में बढ़ा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर क्रेडिट डिमांड और विदेशी निवेश का फ्लो बना रहा तो बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आगे भी जारी रह सकती है। ब्रॉडर मार्केट में भी रफ्तार रही।
निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों इंडेक्स में खरीदारी दिखी। रैमको सिस्टम्स ने शानदार रैली दिखाई और एक हफ्ते में 21% तक चढ़ गया। FII की हिस्सेदारी भी इस कंपनी में लगातार बढ़ रही है। TVS इलेक्ट्रॉनिक्स ने 20% का अपर सर्किट लगाया और सिर्फ एक हफ्ते में 22% की तेजी दे चुका है। रिटेल और संस्थागत निवेशकों की दिलचस्पी स्टॉक में लगातार बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शॉर्ट टर्म में निवेशकों को अच्छे मौके मिल रहे हैं, लेकिन लगातार अपर सर्किट लगने से लिक्विडिटी का रिस्क भी बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म निवेशकों को कंपनी के फंडामेंटल्स और सेक्टर ट्रेंड देखकर ही फैसला लेना चाहिए। शेयर बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। आज निफ्टी 50 25,400 के ऊपर बंद हुआ और सितंबर में अब तक करीब 1,000 अंकों की बढ़त दिखा चुका है। अब सवाल ये है तो क्या बाजार नया रिकॉर्ड बनाएगा या फिर जून की तरह अचानक फिसल जाएगा। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के CIO महेश पाटिल का कहना है कि पिछले एक साल में बाजार का रिटर्न लगभग फ्लैट रहा। कमाई की रफ्तार धीमी रहने और टैरिफ के दबाव के चलते भारतीय बाजार बाकी देशों से पीछे रहे, लेकिन अब लगता है कि नकारात्मक खबरों का असर खत्म हो चुका है। उनका मानना है कि सरकार के कदमों का असर कंपनियों की आय में तीसरी तिमाही से दिखने लगेगा। अगर अगले तिमाही के नतीजे अच्छे आते हैं तो बाजार की नई रैली शुरू हो सकती है। पाइपर्स एरेका के फंड मैनेजर अभय अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल तकनीकी और बुनियादी दोनों संकेत बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। बाजार अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर नहीं है और संभावना है कि जल्द ही नया रिकॉर्ड बन सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि 22 सितंबर के बाद GST में राहत का असर और डिमांड की तस्वीर साफ होगी, जिससे बाजार की दिशा तय होगी। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती और डॉलर की कमजोरी से भारतीय शेयरों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। बाजार की बड़ी चर्चा निफ्टी को लेकर भी है। गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि निफ्टी अगले 12 महीनों में 27,000 तक जा सकता है। अभी तक का हाई 26,227 का है, तो ये नया रिकॉर्ड होगा। गोल्डमैन का कहना है कि फेडरल रिजर्व रेट कट कर रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है और उभरते बाजारों में पैसा आ रहा है। इस माहौल का फायदा भारत को भी मिल सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में हर सेक्टर एक जैसी तेजी नहीं दिखा रहा। कंजम्पशन यानी खपत वाला सेक्टर सबसे मजबूत है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ और IT में अभी भी थोड़ी सुस्ती बनी हुई है। ये सिक्योरिटीज की नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत और जापान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हैं जहां घाटे में चलने वाली कंपनियों की संख्या आधी रह गई है। भारत में अब सिर्फ 8% कंपनियां घाटे में हैं, जबकि 5 साल पहले ये आंकड़ा 17% था। भारत के मिड कैप शेयरों ने सबसे बड़ा बदलाव दिखाया है। वित्त वर्ष 20 में जहां 17% मिड कैप घाटे में थे, अब ये घटकर सिर्फ 2% रह गया है। इसका मतलब है कि मिड कैप कंपनियां लगातार मजबूत हो रही हैं। टेलीकॉम और मीडिया सेक्टर अभी भी कमजोरी दिखा रहे हैं। टेलीकॉम में 41% और मीडिया में 25% कंपनियां घाटे में चल रही हैं, इसलिए यहां निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। रिपोर्ट ये भी बताती है कि FII ने टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर में खरीदारी की है, लेकिन IT और फाइनेंशियल सेक्टर से पैसा निकाला है। वहीं म्यूचुअल फंड्स में मिड कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में सबसे ज्यादा पैसा आया है। एक और बड़ा सिग्नल इंडिया विक्स से मिला है। इसे मार्केट का फेयर गेज कहा जाता है, यानी आने वाले दिनों में बाजार कितना उतार चढ़ाव दिखा सकता है। ये 2018 के बाद पहली बार 10 के नीचे आ गया है। लो विक्स का मतलब है कि निवेशक फिलहाल बाजार को लेकर डरे हुए नहीं हैं और बड़े झटके की आशंका कम है। यही वजह है कि सेंसेक्स और निफ्टी लगातार नए हाई छू रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि लो विक्स का मतलब ये नहीं है कि रिस्क खत्म हो गया है। निवेशकों को अभी भी सतर्क रहकर ही ट्रेड करना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स की रिपोर्ट से आई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि AI पर हो रहा भारी खर्च टेक सेक्टर को .com बबल 2.0 की ओर ले जा सकता है। रिपोर्ट कहती है कि इन्वीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और पैलेंटियर जैसी कंपनियां बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ उतनी मजबूत नहीं है। ये स्थिति 1999 के .com क्रैश जैसी लग रही है। GQG ने बताया कि बिग टेक कंपनियां अपनी कमाई का 50 से 70% हिस्सा AI पर खर्च कर रही हैं। इतिहास बताता है कि इस तरह का भारी कैपिटल खर्च अक्सर निवेशकों के लिए घाटे का सौदा बनता है, जैसे पहले टेलीकॉम और ऑयल सेक्टर में हुआ था। उन्होंने एनवीडिया की तुलना 2000 के सिस्को से की है। उस समय सिस्को इंटरनेट का किंग था, लेकिन बबल फूटते ही 60% गिर गया। एनवीडिया का मार्केट कैप आज अमेरिका की GDP का 15% हो चुका है, लेकिन कमाई की ग्रोथ केवल 10% के आसपास है। रिपोर्ट का कहना है कि AI पर होने वाला खर्च विज्ञापनों से आने वाली आमदनी पर टिका है, जो काफी उतार चढ़ाव वाला है। एनवीडिया जैसी दिग्गज कंपनियां भी 2018 और 2022 में 60% तक गिर चुकी हैं। GQG का साफ कहना है कि AI बूम उतना सुरक्षित नहीं जितना दिख रहा है।
उनका सुझाव है कि निवेशकों को टेक सेक्टर के बाहर भी अच्छे अवसर तलाशने चाहिए, जहां रिस्क कम हो और रिटर्न स्थिर मिल सके। GQ एनर्जी की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। ये कंपनी किसानों के लिए सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर वाटर पंप सिस्टम्स लगाती है और पूरी सर्विस देती है, सर्वे से लेकर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस तक। कंपनी प्रधानमंत्री की PM कुसुम योजना जैसी सरकारी योजनाओं के तहत भी काम करती है, जिससे किसानों को सोलर पंप सिस्टम्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है, यानी कंपनी खुद पंप या सोलर पैनल नहीं बनाती, बल्कि अलग अलग वेंडर्स से लेकर अपने ब्रांड के तहत बेचती और लगाती है। इससे कंपनी पर ज्यादा बोझ नहीं आता और ये कमीशन के आधार पर कमाई करती है। फिलहाल कंपनी के पास 3 राज्यों में 12 वेयरहाउस हैं, करीब 90 कर्मचारी और 700 से ज्यादा वर्कर्स की टीम है जो पूरे ऑपरेशंस को संभालती है। वित्तीय प्रदर्शन देखें तो कंपनी की कुल आय लगभग 1100 करोड़ है और टैक्स के बाद मुनाफा करीब 133 करोड़ तक पहुंचा है। कंपनी पर 200 करोड़ से ज्यादा का कर्ज भी है और इसका मार्केट कैप साइज लगभग 3000 करोड़ माना जा रहा है, यानी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। IPO का साइज 464 करोड़ का है, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इश्यू है, यानी पैसा सीधे कंपनी के पास जाएगा, जबकि सिर्फ 64 करोड़ का हिस्सा पुराने शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं। ये पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि कंपनी को नए पैसे का फायदा मिलेगा। IPO की प्राइस बैंड 145 से 153 रुपए तय की गई है। फेस वैल्यू सिर्फ 2 रुपए है और एक लॉट में 99 शेयर मिलेंगे। ये 19 सितंबर से खुलेगा और 23 सितंबर को बंद हो जाएगा। लिस्टिंग NSE और BSE दोनों एक्सचेंज पर होगी। रिजर्वेशन के हिसाब से 50% हिस्सा बड़े संस्थागत निवेशकों के लिए, 35% रिटेल के लिए और 15% HNI के लिए रखा गया है। IPO से मिलने वाले पैसों का इस्तेमाल कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा के बिजनेस की जरूरतों के लिए करेगी। प्रमोटर का हिस्सा भी 99% है, लेकिन IPO के बाद यह घटकर लगभग 77% रह जाएगा। इसका GMP फिलहाल लगभग 29 रुपए चल रहा है, लेकिन ध्यान रहे GMP कभी भी बदल सकता है। ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी, इसलिए इसे गारंटी मानकर निवेश करना सही नहीं होगा।